सी कनेक्ट कर लो। हमने लास्ट क्लास में रिग्रेशन एल्गोरिथम सीआई में कंप्लीट कर लिए थे। केएनएन हमने लास्ट पढ़ा था, आसान सा एल्गोरिथम था। अब हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में एक कैटेगरी रह गई है जिसको मैं डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ कि हमारे पास कैटेगोरिकल अगर आउटपुट हो तो वहाँ पर हम किस तरीके से करते हैं। तो हम उसके लिए फिर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे तुम्हें एग्जांपल डायग्राम में नज़र आ रही है क्लास ए क्लास बी, इसका मतलब है ये कोई भी क्लास हो सकती है। अभी आगे एग्जांपल में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है इस बात का कि हमारे पास यहाँ क्या है, एक ट्राइंगल शेप और एक सर्कुलर शेप। इसका मतलब है दो डिफरेंट क्लासेस हैं। यहाँ पर ट्राइंगल को प्रेडिक्ट करना है और एक सर्कल को प्रेडिक्ट करना है। तो एल्गोरिथम्स, अब इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ दो ही क्लासेस हो सकती है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जो है मल्टी क्लासिफिकेशन पे भी चल सकता है हमारे पास अगर मल्टी क्लास आए। तीन क्लासेस हों, जैसे अगर हमें एनिमल को प्रेडिक्ट करना है कि आया कि कैट है, डॉग है या फिर काऊ है, उसके फीचर्स को लेके, तो वो भी क्या होगा, वो भी क्लासिफिकेशन में आएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें ही हमारे पास सबसे पहला एल्गोरिथम देखो। अब मैं क्या कह रहा था कि हमारे पास एल्गोरिथम सेम है, सिर्फ क्या हो जाते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन में चेंज हो जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ तुम्हें सेम एल्गोरिथम नज़र आ रहा है। कौन सा, लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन, जो हम पढ़ के आए हैं, बस रिग्रेसर था। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। सही, एसवीसी जिसको बोल सकते हो। तो जब तुम यूज़ भी कर रहे होगे फंक्शन, तो वहाँ पर भी तुम्हें क्लासिफिकेशन वाले एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना होगा, और वो दिए ही इसलिए गए। अब एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास इमेजेस अगर हों, अगर हमारे पास इमेजेस मौजूद हैं, उसमें मेल और फीमेल की क्लासिफिकेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये कैटेगोरिकल है, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ऑब्जेक्ट्स अगर आ गए तो वहाँ पर भी हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। सही, तो सपोर्ट वेक्टर करता क्या है, हमारे पास कॉन्सेप्ट वही नज़र आएगा तुम्हें कि यहाँ पर हाइपर प्लेन बनाता है। अब यहाँ देखो इमेजेस रखी हुई हैं, बहुत सारी इमेजेस रखी हुई हैं। अब इसको क्या पता कि भाई कौन सी इमेज कहाँ पर रखी है, मेल की कहाँ है, फीमेल की कहाँ है। तो वो अपने फॉर्मूले पे चलता है। फॉर्मूले पे कैसे चलता है, अब यहाँ पर हमें पता है कि मेल और फीमेल की इमेजेस हैं, लेकिन वो क्या करेगा, वो मार्जिन ड्रॉ करेगा। यानी कि इसको हम बोलते हैं, आखिर में जो मार्जिन बनती है वो कहा जाता है उसको हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन कहा जाता है, यानी कि डिस्टेंस देखता है वो। सही, करीब वाले पॉइंट्स को देखता है जो हमारी मार्जिन के करीब आ रहे हैं, हमारे हाइपर प्लेन के करीब आ रहे हैं, उनको लेके क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करी, फिर दूसरी करी। तो अब यहाँ पर क्या करता रहेगा, ये लाइन ड्रॉ कर करके ये देखता रहेगा कि मेरे पास सबसे ज़्यादा लाइन जो है वो दूर, यानी कि हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी लाइन आएगी, बड़ा डिफरेंस आएगा, उसको ये रखेगा। अब यहाँ पर देखो ये दो लाइंस खींची, इसका मतलब है यहाँ पर इसका सबसे छोटा डिस्टेंस है। क्लियर। अब आगे यही इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारे पास होती जाएगी। यानी कि अब क्या किया, एक और लाइन डाल दी, तो अब यहाँ पर भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, लेकिन अभी भी वो नहीं आएगा डिस्टेंस। फिर उसके बाद एक क्रॉस में लाइन डाली, और उस क्रॉस में लाइन डालने के बाद भी क्या किया, आगे एक और लाइन पे देखा, फिर भी डिस्टेंस कम है। तो अब जब फाइनल हमारे पास एक और लाइन उसने करी, तो उसका मोटिव ये है कि भाई डिस्टेंस सबसे बड़ा जिसका होगा उसको मैं कंसिडर करूँगा। क्लियर। तो यहाँ पर जब उसने देखा कि यार ये वाली जो दो लाइंस हैं, यहाँ पर और यहाँ, इन दोनों का डिस्टेंस जो है बाकी सारी लाइन से क्या है, सबसे ज़्यादा है। क्लियर। तो इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस मेजर करने वाली चीज़ें हैं उनको क्या करेगा, उन पॉइंट्स को कंसिडर कर लेगा। सही। तो आप देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर इसका मतलब है उसने ये कंसिडर किया कि यार इस एंगल में लाइन जो है वो पैटर्न बेहतर तरीके बन रहा है, एक ये और एक ये। तो अब वो डिसाइड करेगा कि भाई बीच में यहाँ पर एक सेंटर में क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि उसने ये समझा कि भाई क्लासेस क्या हो जाएंगी,
अलग हो जाएंगी, सेपरेट। अब वो समझ के चल रहा है, उसको ये नहीं पता कि हमारे पास होना भी है या नहीं होना क्लासेस को। तो ये एक लाइन हमारे पास ऐसे बन गई। सही। तो ये एक सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का काम होता है, तरीका। सही, इस तरीके से काम कर रहा है। फिर देन तुम्हारे पास अगला स्टेप आता है कि जो करीब हैं उनको कंसिडर करेगा। सही। तो यहाँ पर हमारे पास इस लाइन के जो करीब टकरा रहे थे पॉइंट्स, वो ये थे, यानी कि 4 हाईलाइटेड पॉइंट्स है। क्लियर। अब वो 4 हाईलाइटेड पॉइंट्स पे क्या कर देगा, उस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देगा जो ऊपर अजम्पशन में आई थी, वही चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से आ गई। क्लियर। तो ये हाइपर प्लेन बन चुका है। ये हाइपर प्लेन बना। हाइपर प्लेन में हमारे पास क्या करेगा, अब वो यहाँ पर पूरा कंसिडरेशन करते हुए आया और उसने यहाँ पर देखा कि हमारे पास और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी उसने ये देखी कि हमारे पास ये बन सकती है, इस तरीके से पॉइंट्स जो हैं वो आगे कंसिडरेशन में आ सकते हैं। तो ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट्स हैं इसके, यानी कि ये मार्जिन है। और यहाँ पर ये जो कंसिडर कर रहा है, ये लाइन P2 और ये P1। तो अब P2 और P1 में वो किसको कंसिडर करेगा, तो उसने देखा कि यार ये जो बना रहा हूँ इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, छोटा है, और P2 इसके मुकाबले में क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब है, मैंने पहली बात करी थी कि बड़ी डिस्टेंस को, बड़े पॉइंट मेजर को, मार्जिन को कंसिडर करता है फॉर हाइपर प्लेन। तो ये तुम्हारे पास इंडिकेशन हो गई हाइपर प्लेन की। इस तरीके से अब ये इसके कुछ कैलकुलेटेड पार्ट हैं। और हमने जब सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर पढ़ा था तो हमारे पास ये देखा था कि ये जो पॉइंट्स टकराते हैं लाइन के आसपास, वो क्या होते हैं हमारे, वही असल में सपोर्ट वेक्टर होते हैं जो हमारा एल्गोरिथम कर रहा होता है इम्प्लीमेंट। क्लियर। तो ये सपोर्ट वेक्टर आ गए, कुछ फॉर्मूले लगाएगा। फॉर्मूले की डिटेल में हमने नहीं जाना, सिर्फ फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, उसका तरीका पता होना चाहिए। और आगे क्या हो सकता है, ये तो सही है। हाइपर प्लेन, अगर तुमसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर में क्या किया जाता है, हाइपर प्लेन बनता है, सपोर्ट वेक्टर होते हैं। लेकिन हमारे पास अगर वो बोले कि ये कंडीशन आ जाए, मिस क्लासिफिकेशन, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मिस क्लासिफाई कर जाए। क्या हो कि मेल, हमारे पास मेल के अंदर एक फीमेल चला गया कोई, ऐसा भी हो सकता है। हाइपर प्लेन बना हुआ है, यहाँ हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो, फीमेल का यहाँ पर हो और मेल का इधर हो। तो अब उस केस में हमारे पास क्या होता है, उस केस में हमारे पास होती है सॉफ्ट मार्जिन क्लासिफिकेशन। यानी कि हम क्या करते हैं, ये समझ लो एरर कैलकुलेशन होती है। सॉफ्ट मार्जिन कब यूज़ की जाती है, जब हमारे पास सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिस क्लासीफाई हो रहे हों। तो हमें मिस क्लासिफिकेशन को भी देखना है कि यार कहीं मिस क्लासिफिकेशन तो नहीं हो रही, कहीं इधर उधर गलत तो नहीं प्रेडिक्ट कर रहा कि वहाँ मेल में, जब ये मेल में एग्जिस्ट करेगा तो वो मेल प्रेडिक्ट कर देगा पिक्चर को। सही। तो इस तरीके से ये जो ई आई तुम्हें नज़र आ रहा है और ई जे नज़र आ रहा है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे जो है मिस क्लासिफिकेशन के सॉफ्ट मार्जिन है, जिसकी वजह से उसको ये होता है कि यार यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है। तो वो इसके करीब चेक कर रहा है, यानी कि उसको कंसिडरेशन में कहाँ लेकर आएगा, फीमेल के उसमें लेकर आएगा। क्लियर। तो मिस क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, वो ऐसे। सही। और हम फिर एक चीज़ और डिस्कस करते हुए आए थे कि यार जब हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होंगे तो वहाँ पर कभी भी हमारे मैट्रिक्स वो वाले नहीं होंगे। अब यहाँ तुम्हें क्या नहीं नज़र आएगा, यहाँ कोई ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हमारा लीनियर डेटा सेट है, नॉन लीनियर है, हमें मीन स्क्वायर्ड एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ये कुछ नहीं होगा। एक्यूरेसी होगी लेकिन उसमें भी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं होगा, यानी कि आर स्क्वायर कहीं तुम्हें नज़र नहीं आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, अब इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं कि भाई इम्प्लीमेंटेशन पे हम कौन सी एग्जांपल लें। हमारे पास डेटा सेट, तो हमारा एक डेटा सेट है। अब क्लासिफिकेशन के हिसाब से डेटा सेट देखना है। तुम्हारे प्रोजेक्ट में तो ये नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिसिंग के लिए थोड़ा सा अच्छा डेटा सेट है कि तुम्हें आगे की चीज़ें, यानी कि तुम अगर इंटरमीडिएट लेवल में आगे काम करते हो तो वहाँ पर तुम्हें आइडिया होगा कि यार इस तरीके से काम होता है, ऐसे मेरे पास मेरे डेटा सेट ऐसे भी हो सकते हैं। तो हम आते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम पे और सबसे पहले देखते हैं एस वी सी, यानी कि सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर।
जिसकी थ्योरी अभी समझ के आए हम, और इसमें हमें रिजल्ट जो आएंगे उनको भी देखना होगा कि रिजल्ट्स आया कि क्या आते हैं, क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। पांडास, नमपाई, ट्रेन टेस्ट वही सिमिलर है, स्टैंडर्ड स्केलर, लेबल इनकोडर ये भी तुम्हें पता है। हाँ, जो नई चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो क्या है, एसवीएम के अंदर से अब तुम फंक्शन लाइब्रेरी जो है वो चेंज कर रहे हो, एसवीआर की जगह एसवीसी, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। और यहाँ तुम्हारे पास देखो कुछ और मैट्रिक्स आ गए। मैट्रिक्स में हम पहले क्या करते थे, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, अब तुम्हारे पास डिफरेंट हो गए, एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। असल ये होती है, इससे पूरी रिपोर्ट बनेगी, और इस रिपोर्ट में 4 बेसिक चीज़ें होंगी जो तुम्हें बताएंगी तुम्हारा एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ देखो हमने जो ड्राइव में से लिया है एक डेटा सेट, वो क्या है, फाइन टैग कंपनी, या इसको फिन टैग भी बोल सकते हो। तो ये प्री प्रोसेस बना के रखा हुआ है मैंने, तो और इसका प्रीवियस डेटा भी मौजूद है, डेटा सेट कैसा है ये, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ अगर इसको एक दफ़ा ये भी ओवरव्यू कर लें कि हमारे पास डेटा सेट क्या है, क्योंकि जब डेटा सेट पता होगा तो हमारे पास हमें ये चीज़ गेट होगी कि यार किस पे काम कर रहे हैं। तो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट भी है फिनटेक में, ये रहा। तो इसमें कुछ हमारे कॉलम्स हैं, फीचर्स हैं। यहाँ देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास फिनटेक में यूज़र की डिटेल है, फर्स्ट ओपन है, डे ऑफ वीक है, आर है, एज है, स्क्रीन लिस्ट है, नम स्क्रीन्स हैं, मिनी गेम है, यूज्ड प्रीमियम फीचर्स हैं, इनरोल्ड, इनरोल डेट और लाइक्ड। अब इससे क्या समझ में आता है कि यार ये डेटा सेट है किस चीज़ का, ये डेटा सेट तुम्हारे पास किस चीज़ का है, यहाँ पर तुम्हारे पास है ये कंपनी की एप्लीकेशन का। यानी कि एक कंपनी है, उसने एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है, सही, iOS हो सकती है, एंड्रॉयड हो सकती है, यानी कि मोबाइल बेस्ड यूज़र्स जो हैं उनको देखना चाह रही है, और क्या करना चाह रही है, यहाँ पर उसका मोटिव क्या है कि भाई वो अपना बिजनेस जो है वो ग्रो करना चाह रही है। सही, तो कोई सिनेरियो होगा जब भी तो हमारे पास है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम हाउ टू रिकमेंड दिस ऐप एंड ऑफर हु रियली वांट टू यूज़ इट। अब सवाल ये आता है, प्रॉब्लम ये आ गई है कि भाई हम कैसे रिकमेंड करें, हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये यूज़र वाकई यूज़ करना चाहता है एप्लीकेशन या नहीं करना चाहता। क्लियर? तो वो जो इनरोल्ड का कॉलम है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि प्रिडिक्शन, इनरोल्ड से प्रिडिक्शन होगी कि आया कि वो इनरोल्ड होता है या नहीं होता। क्लियर? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने किया डिसाइडेड टू गिव अ फ्री ट्रायल, यानी कि एप्लीकेशन में उसने, कंपनी ने कर क्या दिया कि बोला भाई फ्री ट्रायल ट्रायल दे रहे हैं। तो अब उससे होगा क्या, कंपनी ने सिनेरियो बनाया कि फ्री ट्रायल देंगे तो हर कस्टमर जो है 24 घंटे के लिए उसमें ये बिहेवियर देखेंगे कि कौन सा कस्टमर जो है वो वाकई यूज़ करना चाह रहा है ऐप या नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पर देखो क्या है, 24 घंटे के लिए दिया, और कलेक्ट कर लेंगे डेटा कस्टमर से, सही। और इस सिनेरियो में कुछ कस्टमर जो हैं वो ख़रीद लेंगे ऐप को, बाय कर लेंगे, और कुछ जो है वो नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसी में अकॉर्डिंग टू दिस डेटा कंपनी वांट टू गिव स्पेशल ऑफर टू द कस्टमर हु आर नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि जो नहीं इनरोल्ड हो रहे उन पे फोकस किया जाएगा। ग्रो करना है ना बिजनेस, बिजनेस ग्रो करना है, तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम सब्सक्रिप्शन करवाना चाह रहे हैं, यानी कि यूट्यूब पे सब्सक्राइब करवाना है हमें, तो हम मार्केटिंग करेंगे सब्सक्राइब करवाने के लिए, बैठे बैठे तो ऐसी सब्सक्रिप्शन नहीं होगी। तो यही कंपनी ने सोचा, मतलब सिनेरियो हम समझ रहे हैं कि वो करना क्या चाह रही है, इनरोल्ड जो हो रहे हैं उसकी तो परवाह नहीं है, वो तो इनरोल्ड हो ही रहे, जो नहीं हो रहे उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि भाई जो नॉट इंटरेस्टेड है उसको क्या स्पेशल ऑफर दी जा सकती है, सही। तो यही हमारा जो एल्गोरिथम है वो प्रेडिक्ट करेगा कि भाई हमारे पास इनरोल्ड कौन हो रहा है, अगर ये क्राइटेरिया है, ये कर रहा है, तो वो आया कि इनरोल्ड होगा या नहीं, तो मैं पहले से गेट कर सकता हूँ, यानी कि मेरा डेटा है और मैं इस डेटा से ये चीज़ निकाल सकता हूँ कि फ्यूचर प्रेडिक्शन कि ये इनरोल्ड होगा मेरी ऐप में या नहीं होगा। अब देखो उससे क्या कैसे समझ में आएगा ये चीज़ें,
पहली दफ़ा उसने कब ओपन किया, कौन सा यूज़र है, डे ऑफ वीक, कितना इस्तेमाल किया, कितने दिन उसने इस्तेमाल किया, कितना घंटा यूज़ किया है उसने। सही, तो ये मेरा एल्गोरिथम इन्हीं चीज़ों को देख के बताएगा। और कौन सी एज का यूज़र है और कौन कौन सी स्क्रीन्स को इस्तेमाल किया हुआ है। क्लियर। और नंबर ऑफ स्क्रीन्स कितनी होती हैं, उसने मिनी गेम, जैसे कोई ऐप्स जो हैं वो मिनी गेम प्रोवाइड करती हैं खेलने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए। और यूज़ प्रीमियम फीचर्स, यानी कि उसने अगर कोई प्रीमियम फीचर यूज़ किया है तो उसका मतलब है आगे वो इंटरेस्टेड हो सकता है बाय करने के लिए। सही, अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब है मुझे इस पे फोकस करना पड़ेगा, यानी कि 0 0 इसका मतलब है कुछ नहीं किया हुआ। इनरोल्ड पे क्या है, यही हमारा क्लासिफिकेशन है। तो ये प्रेडिक्टेड है, ये टारगेटेड वेरिएबल है। 0 और 1, 0 का मतलब है नहीं हुआ इनरोल्ड, 1 का मतलब है इनरोल्ड हो गया। तो यही हमारा एल्गोरिथम प्रेडिक्ट करेगा। यानी कोई भी डेटा है, डेटा डला, आया, और मैंने उसके बिहाफ पे ये देख लिया कि यार ये आया कि एनरोल्ड होगा, तो पहले से ही मैं, मेरे पास आएगा डेटा और मैं पहले ही प्रिडिक्शन में अपना पूरा पैटर्न बना लूँगा, कंपनी पैटर्न बना लेगी। यार ये जो नॉट एनरोल्ड होने वाले हैं, यानी कि जो नहीं यूज़ करेंगे, आगे फ्यूचर में हमारे साथ नहीं रहेंगे, उनके लिए क्या स्पेशल ऑफ़र दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हाई लेवल मतलब एक सिनेरियो है ज़बरदस्त सा, कि जिसमें तुम्हारे पास तुम्हें गेट हो जाएगा कि यार ऐसे ही, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तुम एज अ एआई इंजीनियर, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये सिनेरियो जो है आगे कुछ नहीं होगा। एप्लीकेशंस में, वेब एप्लीकेशंस में ऐसे ही हमारे पास क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है काम। लाइकिंग का भी फीचर है, एनरोल डेट का भी है। तो ये सारे फीचर्स हमारे पास एज अ प्रेडिक्टिव करेंगे काम, कि ये प्रेडिक्ट करवाने में मदद करेंगे। अब देखो डेटा को, अब मेरे पास जो डेटा होगा वो मैं तुम्हें भी दे दूंगा प्री प्रोसेसिंग। ये प्री प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगेगा, सारी चीज़ें देखना, हर चीज़, आउटलायर्स क्या हैं, क्या चीज़ें। तो यहाँ हमारा जो फाइनल डेटा है वो लोड कर रहे हैं प्री प्रोसेस, यानी कि सब कुछ कर कर आ गए। शेप क्या आ रहा है, 50,000 डेटा है, 11 कॉलम्स है, और जो हम कॉलम्स देख के आए हैं वही हमारे पास यहाँ तुम्हें नज़र आ रहा है इस तरीके से। सही। इसमें प्री प्रोसेसिंग में यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने फर्स्ट ओपन जो डेट है, फर्स्ट ओपन को डिवाइड कर दिया प्री प्रोसेस कर, यानी कि हम ड्राइव्ड फीचर निकाल लें। तो ये कहलाता है ड्रिवन फीचर्स, यानी कि हम फीचर्स को बढ़ा कैसे सकते हैं। हमारे पास फीचर एक था, हमने उसमें क्या किया, मेरा एल्गोरिथम आसानी से और कैसे समझ सकता है, ओपन आर, ओपन डे, आर को, डे को, मंथ को, सबको अलग कर लिया और उसको भी प्री प्रोसेस कर दिया। सही। और ओपन ईयर भी कर दिया। तो ये सब चीज़ें प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होती है। इसी तरीके से हमारे पास आ रहा होता है, हमारा जो टारगेट वेरिएबल है वो एनरोल्ड है, इस तरीके से हम देख रहे हैं। अब देखो क्या करना होगा, बहुत आसान सा तरीका जो तुम्हें पता है बहुत, कि हम अपना टारगेटेड फीचर जो है वो क्या कर देते हैं, एक्स में से हटा देते हैं, वाई में डाल देते हैं। और हमारे पास फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे होता है, वो भी कोई नई चीज़ नहीं है। सुपरवाइज लर्निंग में ऐसे ही काम होना है, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ये हुआ। देन तुम्हारे पास देखो क्या आ रहा है, एसवीसी फिट किया, फिट करने के बाद तुमने क्या करना है, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, यानी कि प्रेडिक्शन देनी है। प्रेडिक्शन में मेरा एल्गोरिथम क्या करेगा, प्रेडिक्शन में हमारे पास हमें दो चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहली चीज़ एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, तो वो डायरेक्ट फंक्शन है जो हमने इंपोर्ट करवाया था, एक्यूरेसी स्कोर। क्लासिफिकेशन में हम ऐसे यूज़ करते हैं। और वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट को रखना है, यानी कि एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड। सही। और नीचे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में भी सेम फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने उसके अंदर यही चीज़ देनी है, यानी कि बहुत आसान सा पैटर्न है। सिनेरियो क्लियर है, चीज़ें काम तो 80% वही बार बार बोलता हूँ कि ये इस पे मेहनत होती है। ये जितना अच्छा होगा, जितना काम अच्छा होगा तुम्हारा एल्गोरिथम उतना बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो नीचे के काम तो वही सेम चल रहे हैं, नीचे के काम वही हैं। तुमने डेटा दिया और डेटा पे उसने क्या किया, उसने तुम्हें बता दिया एक्यूरेसी, कि भाई एक्यूरेसी है 67.1% समथिंग। अब ये वैलिडेट मैं करूँगा विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कि यार ये 67.1% जो है एसवीसी की सही आ रही है एक्यूरेसी या नहीं आ रही। क्लियर। तो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लासिफिकेशन में एक मसला बहुत होता है, वो होता है क्लास इम्बैलेंस का।
क्लास इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि एक क्लास का रेशो ज़्यादा है और दूसरी क्लास का रेशो कम है, तो तुम्हारा मॉडल भी वैसे ही लर्न करेगा। मतलब मेरे पास 1 की तादाद ज़्यादा है और 0 की कम है, यहाँ पर भी तुम्हें कुछ ऐसा ही सिनेरियो नज़र आएगा जब भी मैं इसको तो इसको तुम बाइजनेस बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, क्लास इम्बैलेंस, यानी कि एल्गोरिथम बाइजनेस पे चला जाएगा। प्रेडिक्ट क्या 1 भी होगा, तुम्हारे पास 0 का भी रिजल्ट होगा तो वो 1 ही प्रेडिक्ट करेगा, क्योंकि उसने लर्न ऐसा कर लिया। तुम्हारे पास 60% है, क्या है, 1 है, और 40% 0 है, तो इसका मतलब तादाद किसकी ज़्यादा है, 1 की। तो वो लर्निंग बिहेवियर क्या रख लेगा, 1, क्योंकि उसके आउटपुट में और कुछ तो है ही नहीं। दो क्लासिफिकेशन है, दो क्लासेस हैं, एक 0 नॉट इनरोल्ड और 1 इनरोल्ड, तो ये दो ही क्लासेस हैं बस। 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं पॉसिबल, तो वो उसी तरीके से प्रोडिक्शन देगा। तो यहाँ देखो हमारे पास, हमें देखना है इन 4 चीज़ों को कि ये 4 चीज़ें क्या कह रही हैं हमसे, और हम गेट करें कि हमारे डेटा में क्लास इम्बैलेंस है या फिर हमारे पास बाइजनेस आ रही है इस एल्गोरिथम में, कुछ है वो एल्गोरिथम में नहीं, डेटा में, सॉरी, और बाइजनेस की वजह से वो काम गलत कर रहा है। तो यहाँ देखो चार्ट तुम्हें टाइटल नज़र आ रहे हैं, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और सपोर्ट। तो इन 4 चीज़ों को समझना है हमें। ये 4 चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई, तुम्हारा कोई भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, तुम उसमें ठक करके ऐसे बता सकते हो कि प्रिसीजन ये आ रहा है, अच्छा ये मसला है, रिकॉल ये है, ये मसला है, F1 स्कोर ये आ रहा है, इसका मतलब ये कुछ हो सकता है, सपोर्ट है, इसका मतलब है, सपोर्ट से तुम्हें पता चल जाएगा कि यार डेटा कौन सा ज़्यादा है। तो देखो अगर यहाँ देखो क्या है, सपोर्ट का मतलब होता है कितने ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस हैं, क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस, इसका मतलब है इंस्टेंस कितने हैं, 1 कितने, 0 कितने। तो देखो सिंपल सा मकसद है, 0 है कितने, 3863, यानी कि इतनी सपोर्ट में आ रहे हैं यहाँ 0, और 1 में कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1 में आ रहे हैं 6137। क्लियर। तो ये इसमें हमें ये पता चल रहा है कि इंस्टेंसेस कौन से ज़्यादा हैं, 0 कम है, 1 की तादाद ज़्यादा है, सही। तो अब ये तुम्हारे पास 80% और 20% पे डिपेंड करता है, ये हमारे पास क्या है, ये जो रिपोर्ट बन के आ रही है ये टेस्टिंग वाली चीज़ों पे 10,000 है, यानी कि 40,000 ट्रेनिंग में गए, 10,000 हमारे टेस्टिंग में आए, तो वही चीज़ उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बन रही है। तो ऐसे हमारे पास पूरा टोटली काम हो रहा है। वालेकुम। नहीं, मिस दुआ से पूछो, फैकल्टी में कोऑर्डिनेटर हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा पैटर्न चल रहा है। यहाँ अगर देखो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी कि हमारे जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में, वो हमारे पास आएगा रिजल्ट। तो अब देखो सबसे पहली चीज़ है सपोर्ट, द नंबर ऑफ ट्रू इंस्टेंसेस फॉर ईच क्लास, कि कितने हमारे पास एक्चुअल सैम्पल्स हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करके आ गए, ये बहुत आसान सी है। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब होता है कि हमारा कितना परसेंट एल्गोरिथम जो है सही वर्क कर रहा है। उर्दू में प्रिसीजन को क्या याद रखोगे, कि मेरा जो है एल्गोरिथम मेरे डेटा सेट पे कितना बेहतर प्रेडिक्ट कर रहा है, कितनी अच्छी परसेंटेज दे रहा है, वो चीज़ क्या कहलाती है मेरे प्रिसीजन में। प्रिसीजन में उर्दू डेफिनेशन, तुम डेफिनेशन को पढ़ पढ़ के थक जाओगे, प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, हाउ मैनी वर एक्चुअली करेक्ट, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, फॉर क्लास 0, ये समरी निकाल रहे हो उसी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से, 66% ऑफ प्रेडिक्टेड क्लास वर एक्चुअली क्लास 0। इसका मतलब है कितना बेहतर प्रेडिक्ट कर रहा है, यानी कि 66% जो है वो प्रेडिक्ट सही कर रहा है मेरे 0 को, यानी कि इसका मतलब है 34% लॉस कर गया, वो 34% उसने गलत किया। क्लियर। और दूसरा जो है वो क्लास 1 क्या है, वो ये है मेरे पास 67% जो है वो सही प्रेडिक्ट कर रहा है 1 को, इसका मतलब है इसमें भी गलतियाँ कितनी, 33%। दोनों में देखो सेम गलतियाँ चल रही हैं। क्लियर। तो इसका मतलब है कि भाई फुली प्रेडिक्शन सही नहीं दे रहा है मेरा एल्गोरिथम, कुछ मसला है अभी भी। तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि कितना बेहतर प्रेडिक्ट कर रहा है कौन सी क्लास को, वो हमें पता चल जाता है। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली करेक्ट कौन सी चीज़ें वो आ जाती हैं।
फिर आ जाता है हमारा रिकॉल। अब ये क्या है, ये तुम्हारे पास है कवरेज एरिया, यानी कि मेरे एल्गोरिथम ने कितना कवर किया है कौन सी क्लास को, यानी कि एक्चुअली कितना कवर कर पाया है और कितना उसने लैकिंग करी है वो तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ प्रिडिक्ट करने की बात नहीं हो रही, कितना करेक्ट है वो नहीं, कवरेज, कवरेज कितनी कर पाया है। तो ये जो तुम्हें 0.30 नज़र आ रहा था क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में, उसका मतलब है 30% ऑफ ट्रू क्लास जीरोस वर आइडेंटिफाइड, यानी कि इसका मतलब है बहुत कम जो है वो 30% ज़ीरो क्लास आइडेंटिफाई हो पाई हैं। अब इसको इससे रिलेट नहीं करना, तुम बोलो यहाँ तो 66% है, 34% तो रह गया, ये अलग मतलब था, कितना करेक्ट एक्चुअली प्रेडिक्ट कर रहा था। यहाँ कवरेज एरिया बता रहा है कि भाई कितना कवर किया है उसने, आइडेंटिफाई कितना कर पाया है ज़ीरो को, कि वो एक्चुअली में ही ज़ीरो थे। तो वो ज़ीरो बहुत कम परसेंट है, यानी कि ज़ीरो को 30% कर पा रहा है, इसका मतलब है हाई फॉल्स नेगेटिव। इसका सिंपल सा उर्दू में मतलब कि यहाँ बाइजनेस आ रही है। नीचे देखोगे क्लास वन कितनी है, 90%, इसका मतलब है क्लास वन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और ज़ीरो पे कम कर पा रहा है, इसका मतलब है बाइजनेस दे रहा है। जहाँ ज़ीरो होना चाहिए वहाँ पर भी वन देगा, ये वन प्रेडिक्ट करेगा, सही। तो यहाँ इसका मतलब है कि भाई एक्चुअली पॉजिटिव कवरेज कितनी है, कितना एक्चुअल पॉजिटिव कवरेज दी है, एक्चुअली रिजल्ट जो था वो कितना आ रहा है वो तुम्हारे पास आएगा, यानी कि कवरेज तुम्हारी बहुत गलत आ रही है यहाँ। अब ये देखो, इसमें तुम एल्गोरिथम पे कोशिश नहीं करोगे, इसमें डेटा का मसला है। बात समझ में आ रही है, तुम्हारे पास डेटा ऐसा आ गया है तो तुम बोलोगे कि भाई ज़ीरो और होने चाहिए, यानी कि हमें नॉट एनरोल्ड वाले और देखने पड़ेंगे। जब मेरा एल्गोरिथम, अगर मेरे 6,000 हो गए, दोनों बराबरी पे आ गए, इसका मतलब है मेरा एल्गोरिथम बेहतर समझ पाएगा। मेरे अगर कम रेशो ज़्यादा रहता रहा तो कभी भी कोई भी एल्गोरिथम लगा लो, यहाँ कोई ट्रिक नहीं है कि मैं डिसीजन ट्री पे जाऊँ तो सही हो जाएगा, नहीं, क्योंकि क्लासेस हैं, क्लासेस का रेशो सेम होना चाहिए जब भी वो लर्न सही कर सकता है। तो यहाँ मुझे क्या बोलना होगा, टारगेट देगा एआई इंजीनियर के भाई और लेकर आओ नॉट एनरोल्ड वाले बिहेवियर का डेटा, तब जाके पैरेलली मैं देख सकता हूँ ट्रेन करवा के प्रिडिक्शन सही बन सकती है। तो वो आगे डेटा और रिसीव करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ बहुत आसान तरीके से हमारे पास सपोर्ट, प्रिसीजन, रिकॉल, ये तीन चीज़ें आ गई। और आखिरी समराइज ये बोल सकते हो तुम, परफॉर्मेंस, F1 स्कोर, ज़ीरो का और वन का। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास हार्मोनिक मीन। मैथमेटिक्स में देखा होगा, अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, इसी तरीके से हार्मोनिक मीन होता है। और वो निकलता कैसे, उसका फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, F1 टू मल्टीप्लाई बाय प्रिसीजन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल, यानी कि प्रिसीजन की वैल्यू और रिकॉल की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, देन डिवाइडेड बाय प्लस वाली वैल्यूज़। तो यहाँ 0.41 आ रहा है, इसका मतलब है मैं बोलूँगा यार पुअर परफॉर्मेंस है। ज़ीरो पे मेरे एल्गोरिथम की नॉट एनरोल वाली क्लास पे पुअर परफॉर्मेंस आ रही है, यानी F1 स्कोर से और बहुत बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हो। और वन पे क्या है, सॉलिड परफॉर्मेंस है, वन को बहुत अच्छा वो क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है। क्लियर। तो ये जो तुम्हारा पूरा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट थी वही उसी को समराइज, अब देखो यहाँ वही रिजल्ट्स हैं, 66%, 67%, ये डिफाइन किया। रिकॉल था, एक्चुअली कवरेज कितना कर रहा है डेटा, F1 स्कोर, परफॉर्मेंस कैसी है, सपोर्ट में एक्चुअल इंस्टेंसेस कितने हैं। क्लियर। तो मुझे एक्चुअल इंस्टेंसेस मैं इसी को देख के बता सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला, सपोर्ट से ही बता सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास आ रही होती हैं। और आखिरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो तुमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के नीचे देखा था, ये बहुत कन्फ्यूजन, ये है भी कन्फ्यूजन, नाम ही रखा हुआ है तो ये कन्फ्यूजन ही है। तो ग्राफ का नाम ही इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये कन्फ्यूज़ ही करेगा तुम्हें। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ चार चीज़ें होती हैं, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। तो ये इन चार चीज़ों पे ये पूरा प्लॉट हुआ हुआ होता है। तो ये प्लॉटिंग देखो इसकी कैसे हुई हुई होती है,
यहाँ तुम्हें देखो क्या नज़र आ रहा है, यहाँ एक्चुअल क्लासेस नज़र आ रही है, यानी कि एक्चुअली इनरोल्ड और एक्चुअल नॉट इनरोल्ड। इसका मतलब है असल मेरे डेटा में एक्चुअली इनरोल्ड कितने थे और नॉट इनरोल्ड कितने थे, वो आ रहा है। नीचे जो है वो क्या है, वो प्रिडिक्टेड का होता है, नॉट इनरोल्ड और इनरोल्ड। तो एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड, जैसे हम क्या करते थे आखिर में वो देखते थे ना ग्राफ, हम जो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम से वहाँ पर एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड का स्कैटर प्लॉट बनाते थे, उससे हमें पता चलता था कि ये कितना बेहतर है। तो इसी तरीके से यहाँ क्लासिफिकेशन में हमेशा तुम्हें क्या बनाना होगा, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनता किस तरीके से, पहले बनाने का तरीका देख लो कि हमारे पास अब देखो डेटा फ्रेम सेम है, कंपैरिजन कर रहे हो, ओवर फिटिंग भी चेक कर सकते हो, उसका भी तरीका सेम है। तो तुम्हारे पास यहाँ 68 आ रही है और यहाँ पर तुम्हारी 67, इसका मतलब है कोई ज़्यादा ओवरफिट नहीं हो रहा, डेटा का मसला है, एल्गोरिथम सही लर्न कर रहा है, प्री प्रोसेसिंग भी सही हुई हुई है, बस हमारे पास डेटा जो है वो क्लासेस जो है हमारे पास कम है ज़ीरो की। क्लियर। और लास्ट हमारे पास क्या होता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जो कि तुम्हारा मैट्रिक्स की ही लाइब्रेरी में है, इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। और देन सिर्फ बहुत सिंपल सा काम एक करना है तुम्हें, क्या करना है, वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन को रख देना, दो ही चीज़ें रख देनी है। उसी के अगेंस्ट में यहाँ पर देखो कैसे बनेगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, विद द हेल्प ऑफ हीट मैप। हीट मैप जो हम यूज़ कर रहे थे जब नल वैल्यूज़ को देखने के चाहा था हमने, वहीं पर हम सी एम को पास कर रहे हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट को। और एनोटेशन जो है वो ट्रू कर दी है, एफ एम टी डी, ये कुछ फिक्स वैल्यूज़ हैं। कलर जो है, कलर मैपिंग ब्लू में रखी हुई है, इसलिए तुम्हें क्या हो रहा है, ब्लू में नज़र आ रहा है। और एक्स टिक लेबल्स और वाई टिक्स लेबल्स, यानी कि एक्स पे क्या है, नॉट एनरोल्ड एनरोल्ड, और वाई टिक लेबल्स यानी कि इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स पे ये डालना है, वाई पे ये डालना है, इस तरीके से प्लॉटिंग है। और यहाँ एक्स लेबल क्या होगा, वाई लेबल क्या होगा, टाइटल टाइट, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ तो मैं टी पी और एफ पी नहीं किया हुआ क्योंकि उसका कोड और लंबा हो जाएगा, उसमें और चीज़ें और कंफ्यूज हो जाओगे इतनी सारी चीज़ें लिखने में। तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आता है, ये तुम्हारा आ रहा है, यहाँ काउंटिंग आ रही है, यहाँ पर कुछ काउंट आ रहा है, यहाँ कुछ काउंट आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है। और इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की इंटरप्रिटेशन, इसको देख लो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है। ट्रू पॉजिटिव क्या है, यूजर्स करेक्टली प्रेडिक्टेड एज एनरोल्ड। टीपी कहते हैं कि असल में कितने प्रेडिक्टेड एज एनरोल्ड हुए हैं, यानी कि प्रेडिक्ट कितने किए गए। सही। फॉल्स, अब ट्रू नेगेटिव देखो, इन दोनों को छोड़ दो, इसको समझने का तरीका यही है कि टीपी और टीएन को एक साथ समझो और एफपी और एफएन को एक साथ समझो, तुम्हें समझ में आ जाएगी कहानी। तो यहाँ क्या है, करेक्टली प्रेडिक्टेड, ट्रू, ट्रू से ही समझ में आ रहा है। पॉजिटिव, नेगेटिव क्या होगा, यूजर्स करेक्टली प्रेडिक्टेड एज नॉट एनरोल्ड, यानी कि ट्रू में प्रेडिक्शन की बात हो रही है कि असल में कितने प्रेडिक्ट एनरोल्ड हुए हैं, तो वो पॉजिटिव में जाएंगे एक क्लास, और नॉट एनरोल्ड दूसरी क्लास, वो टीएन में चली जाएगी। क्लियर। और यहाँ हो जाएगा उल्टा प्रोसेस, यहाँ अपोजिट, वर्ड अपोजिट होता है, तो वर्ड टीपी और टीएन एक था, प्रेडिक्शन एक्चुअल, और तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारी क्या थी, यहाँ है। यानी कि फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, यूजर्स प्रेडिक्टेड एज एनरोल्ड बट डिडंट एनरोल, गलती एल्गोरिथम की, कि असल में एनरोल्ड थे, होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डिडंट एनरोल्ड शो कर रहा है, यानी ये कवरेज वाली बात आ गई। वो जो हमें कौन बता रहा था, हमें रिकॉल बता रहा था। और फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है, नॉट एनरोल्ड, यानी कि नेगेटिव वाली बात जो आ रही है वो क्या है, दूसरी क्लास की, पॉजिटिव वाली बात जो आ रही है वो क्या है, पहली क्लास की। तो फॉल्स का मतलब है गलती, ट्रू का मतलब है सही होना। क्लियर। तो यहाँ अब जब तुम देखोगे इस डायग्राम को तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ट्रू नेगेटिव ये रहा और ट्रू पॉजिटिव ये रहा, यानी कि मैं यहाँ बोलूँगा कि भाई प्रेडिक्टेड सही कितने किए हैं,
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5523 सही किए हैं प्रेडिक्ट। सही, जो इनरोल्ड होने चाहिए थे वही इनरोल्ड आ रहा है। क्लियर। और नॉट इनरोल्ड जो प्रिडिक्शन दी है 1158, यानी कि सही, असल में भी नॉट इनरोल्ड है और प्रेडिक्ट भी मेरे एल्गोरिथम ने कितना किया है, वही किया है। फॉल्स में क्या होगा, फॉल्स में हमारे पास ये होगा गलती, यानी कि होने इनरोल्ड चाहिए थे और हुआ क्या, उसने बोला कि नहीं है एनरोल्ड, तो वो कितनी आ रही है, 2705। और यही है तुम्हारा केस है। नेगेटिव से समझोगे दूसरी क्लास, नेगेटिव का मतलब है दूसरी क्लास आ रही है, तो वो क्या है 614, यानी कि यहाँ पर एक्चुअली में नॉट इनरोल्ड होने चाहिए थे लेकिन उसने उल्टा बोला इनरोल है, यानी कि 614। तो ये पूरा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स समझने का तरीका होता है यहाँ पर पूरा। तो अब ये एक दफ़ा की समझने की कहानी है, आगे तुम्हारे पास यही सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में यही सब चीज़ें आ रही होंगी, तो इसलिए एक दफ़ा ही वन गो में तुम्हारे पास पूरा पैटर्न तुम्हें डिस्क्राइब कर दिया, ताकि आगे जो है वो तुम खुद ही देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो हर एल्गोरिथम में कि क्या क्या हो रहा है। क्लियर, इसको इम्प्लीमेंट कर लो। हमने हडूप में लास्ट क्लास में इंट्रो भी ले लिया था, हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था किसका, स्पार्क का। और हमने बात करी थी कि भाई प्री प्रोसेसिंग जो हम सीख के आए हैं पांडास पे, नमपाई पे, वही चीज़ हमें स्पार्क पे करनी होगी। और मैंने उसमें इंट्रोडक्शन में ये भी डिस्कस किया था कि भाई एनाकोंडा नोटबुक पे जुपिटर पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सारे इंटरफेसेस मौजूद होते हैं। तुम्हारे उसमें एनाकोंडा मौजूद होना चाहिए, और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से तुम क्या करते हो, तुम जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हो, और जुपिटर नोटबुक कुछ इस तरीके से यहाँ पर राइट करके लोकल होस्ट पे हमारे पास आ जाता है। अब पोर्ट हमारे पास रन हुआ है, तो उसने एक और पोर्ट पे क्या किया, मेरे पास पहले से ऑलरेडी यहाँ पर रन हो रहा था, तो उसने एक और पोर्ट बनाकर क्या किया, रन कर दिया। तो अब यहाँ पर फाइल क्रिएट करनी होती है कि भाई तुम्हें स्पार्क इम्प्लीमेंट करना है, हडूप से कनेक्ट करना है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हडूप से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। क्लियर। और यहाँ पर तुम्हारे पास दूसरा स्टेप क्या है कि भाई हडूप में वो फाइल रखी होनी चाहिए जो तुम रीड करने जा रहे हो। तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, देखो जब मैं हाइव पढ़ा रहा था तो हाइव व्यू पे जाते थे हम, यहाँ पर हमारे पास एक और है फाइल्स व्यू, यानी कि हम CMD से बच के हम डायरेक्टली क्या करें, UI पे काम करें और डायरेक्ट यहीं से काम कर लें। अब ये फ़ाइल तुम वैसे भी कर सकते हो, CMD पे भी कर सकते हो पुटी सर्वर से। तो यहाँ देखो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर हमें किस फोल्डर पे जाना है, सबसे लास्ट में यूज़र के, यानी कि जो फाइल्स रखी जाती हैं प्री प्रोसेस करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए, वो यहाँ यूज़र पे आए। और देन मैंने क्या किया, मैं स्पार्क पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने सेपरेशन पे जाके पहले मैं गया मारिया डेफ पे। तो ये पूरा डिफ़ॉल्ट हायरार्की होती है। यहाँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा फोल्डर। फोल्डर बनाना आसान है, न्यू फोल्डर पे गए, यहाँ बनाया, क्लिक किया, स्पार्क के नाम से आ जाएगा। और देन तुमने क्या किया, यहाँ फाइनली आकर फ़ाइल सेलेक्ट करी, अपलोड, और यहाँ से फ़ाइल को अपलोड करवा देना है स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यानी कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ऐसे कर रहे हो तुम। यानी कि भाई वो उन्होंने क्या बोला कि भाई हडूप पे काम करना है, अब हम कंसिडर करके जा रहे हैं कि भाई हमने डेटा पूरा सही कर लिया है, हमने प्रोसेस कर लिया है, हाइव के थ्रू कर लिया है, हमने हाइव पढ़ी थी उसमें सही करके हम ठीक करके हमने एक CSV डेटा बना लिया, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, अब हम इसको सपोज कर रहे हैं बिग डेटा है, लेकिन ये है बहुत छोटा सा डेटा KB में, तो 50 GB का डेटा सपोज कर रहे हैं, और इसी को हडूप पे रख के करना है कि ताकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंगली, अब ये HDFS में रखा हुआ है, ये फाइल HDFS में रखी हुई है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड वे में डेटा को मेंटेन करके रखेगी ये। सही, हडूप का मकसद ही यही था। तो यही चीज़ अब रीड करवानी है मुझे, एक्सेस करनी है यहाँ पर अपने पाइथन नोटबुक पे, जुपिटर नोटबुक पे। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, उसका कोड है SSH क्लाइंट के साथ कि हम हडूप से फ़ाइल कैसे एक्सेस करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आता हूँ मैं यूज़र्स के अंदर, सैयद जाजिब, और मैं पहली फ़ाइल पे आ जाता हूँ पाईस्पार्क हडूप के नाम से। तो यहाँ पर ये जैसे गूगल कोलैब पे बनाते थे वैसे ही तुम्हारे पास इस तरीके से आ रही है। अब उस कोड को तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत लंबा सा कोड है उसका SSH क्लाइंट का। मैं मेन पैटर्न जो की पॉइंट्स होंगे ना उसको इंडिकेट कर दूंगा, इंडिकेटर्स, कि यार ये देखो, और तुम्हें वो रिलेट भी कर जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने समझी हुई हैं। सबसे पहला काम, स्पार्क यहाँ होना चाहिए।
जब पाई स्पार्क की कोडिंग करोगे तो स्पार्क तुम्हारे पास कैसे समझ में आएगा, तो तुम्हें सबसे पहली चीज़ पिप इंस्टॉल पाई स्पार्क देन लेटेस्ट वर्जन 3.5.0 इंस्टॉल करना है, और हमेशा जब इंस्टॉल किया जाता है तो विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, जो हमने गूगल कोलैब पे भी देखा था जब हम कैट बूस्ट एल्गोरिथम को कर रहे थे इंस्टॉल। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है, और देन तुम्हारा काम होगा, इसको करो या ना करो, ये वेरिफिकेशन है, इसको भी कर सकते हो। ये वेरिफिकेशन क्या है कि भाई तुम्हारा फोल्डर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये तुम्हारे पास लोकेशन है, देखो कौन सी लोकेशन है ये लोकेशन तुम्हारे पास है HDFS डायरेक्टरी फाइल सिस्टम्स, LS का मतलब लिस्ट, सबसे पहली क्लास में देखा था, और ये देखो पूरी वही लोकेशन है जहाँ हम फाइल अपलोड करके आए, यूज़र मारिया डेव देन स्पार्क, और उसके अंदर फाइल रखी हुई। तो मैं इसी की एग्जिस्टेंसी चेक करना चाह रहा हूँ कि यार मेरा जुपिटर नोटबुक एक्सेस कर पा रहा है। तो यहाँ ये हडूप को रन करने से पहले ये स्टेटमेंट आएगी जब हडूप रन नहीं हुआ हुआ, सही। और हडूप अगर रन हो गया तो यहाँ पर HDFS क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा, यानी कि सारी चीज़ें तुम्हारे पास सही चल रही हैं तुम्हारे डैशबोर्ड में। तो इसका मतलब है ऑन है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, तो तुम्हारी एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा स्टैंडर्ड कि हाँ यार ये फोल्डर एक्सेस कर रहा है। यानी कि इसका कोड का मकसद ये कि भाई तुम्हारे पास HDFS जो है वो एग्जिस्टेंसी कर रही है या नहीं कर रही, HDFS रिकॉग्नाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये वेरिफिकेशन पर्सपेक्टिव के लिए। क्लियर। और फिर देन तुम्हारी बात आती है कि तुम विंडोज़ के साथ रिमोटली कैसे फाइल को एक्सेस करते हो। तो उसके लिए हमारी एक लाइब्रेरी होती है पैरामिको, जो किस लिए यूज़ होती है, इनेबल SSH क्लाइंट यानी कि सिक्योर शेल कनेक्शन, और किस लिए होती है, रिमोट कमांड सिक्योरली ओवर अ नेटवर्क, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स पे कैसे एक्सेस कर पाए एक फ़ाइल को, ये पैरामिको का मकसद होता है। क्लियर। अब ये पांडास जो है वो डिफरेंट काम के लिए रखा हुआ है, यहाँ पर इंपोर्ट पहले ही कर लिया है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन किसका है, ये है, और ये फाइल के लिए, यानी कि फ़ाइल रीड करना और फाइल को दिखाना, इनपुट और आउटपुट। तो ये फाइल को रीडेबल करने के लिए हमने ये वाली लाइब्रेरी इस्तेमाल करी हुई है, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट। ये तुम्हें कुछ सेम नज़र आएगा, ये समझ में आ जाएगी कहानी क्या है। पुटी सर्वर को जब हम कनेक्ट करते थे तो हम कुछ यही डालते हैं, लोकल होस्ट में पोर्ट ये डालते हैं, यूज़र नेम में मारिया डेव और पासवर्ड में, यानी कि हम एक्सेस लेना चाह रहे हैं लिनक्स टर्मिनल पे वर्चुअल बॉक्स से रिमोटली। अब वो कैसे करेगा, SSH क्लाइंट करेगा। ये देखो यही वो काम है जो हम अलग अलग सिस्टम्स पे रहते हुए डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी कर रहे हैं। ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ऐसा नहीं होता, ये हमें करना पड़ रहा है। किस लिए, क्योंकि हम दो अलग इन्वायरमेंट पे यूज़ कर रहे हैं। एनाकोंडा चल रहा है किस पे, विंडोज़ पे, ये जुपिटर नोटबुक, और वो कहाँ चल रहा है, वो पूरा हडूप जो चल रहा है वो तुम्हारा लिनक्स बेस्ड चल रहा है। तो अब हमारी मजबूरी है कि हमें SSH क्लाइंट की मदद लेनी पड़ रही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी ऐसे होगी, रिमोट नेटवर्क। अब ये कंसिडर क्या होगा, ये एज अ रिमोट कंसिडर हो रहा है, HDP सैंडबॉक्स ये रिमोटली कंसिडर हो रहा है, इसलिए हमें SSH क्लाइंट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि हम इस पोर्ट से कनेक्टेड होकर अपनी फाइल को वहाँ से एक्सेस करवा सकें। क्लियर। तो यहाँ हमारे पास इसको इनिशलाइज किया ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर कुछ पॉलिसीज ऐड करी, इसको कोई इसके अंदर डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास देखो कनेक्शन है, जो हमने डिटेल्स लिखी हैं उससे कनेक्ट करवाना होगा, यानी कि ट्राई करना है कनेक्ट होस्ट नेम पोर्ट यूज़र नेम पासवर्ड। टाइम आउट अगर हडूप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा तो हमने टाइम आउट का एक टाइमर लगाया हुआ है, इसके बाद वो क्या होगा, टाइम आउट दे देगा। यानी कि इसका मतलब है तुम्हें यहाँ चेक करना है कि यार HDFS में तो कोई मसला नहीं है, ऑन हुआ हुआ है सब कुछ, तो वो इंडिकेशन आ जाएगी तुम्हारे पास। कनेक्टेड सक्सेसफुली अगर आ गया इसका मतलब है कनेक्ट हो चुका है, हडूप ने कोई मसला नहीं किया। देन हमारे पास है फाइल को रीड करने का तरीका। तो देखो एक पाथ बना के रख रहे हो, क्या पाथ है, वही पूरा पाथ है, यही फाइल अपलोड करवा के आए, यही सारी चीज़ें करी हैं। अब रिमोट से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब है अब हम अंदर जाएंगे फ़ाइल को लेने के लिए, और फाइल को लेंगे, एक्सेसिबिलिटी करेंगे, CMD
HDFS। ये जो कैट होता है ये किस लिए होता है ये भी मैंने डिस्कस किया था मैप रिड्यूस में, कि कैट से हम क्या करते हैं अपनी फाइल को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो वो हम यही गेट कर रहे हैं कि हम अपनी फाइल को गेट करवा सकें। और देन हमारे पास एग्जीक्यूशन कमांड है कि हमें इनपुट, आउटपुट और एरर तीन चीज़ें लेनी है। इनपुट आता है मेरे पास, आउटपुट आता है और एरर आ सकता है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास SSH के थ्रू, exec कमांड के थ्रू आ रही है। और उसमें पास क्या कर रहे हो, इसी फाइल का एक्सेस पास कर रहे हो पूरा। और रीड फाइल कंटेंट जो है वो ये है, यानी कि तुम्हारी फाइल जो आएगी, फाइल डेटा जो आएगा वो तुम्हारे पास इसमें आएगा। और कैसे आएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट पे डॉट रीड, और डिकोड कर रहे हो, यानी कि डिकोड करके लेकर आ रहे हो। वो जो रिमोटली एक्सेसिबल हो रहा है तो वहाँ से डिकोडिंग होगी, एक इनकोडिंग होती है, इनकोडेड नहीं करना, हमें डिकोड करके फाइल को एक्सेस करना है। और अगर एरर आए तो एरर भी हमारे पास इस तरीके से एज एन ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि वही दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। और अगर एरर हुआ तो हम ये कर देंगे, एरर्स में कुछ हुआ HDFS एरर है। और अगर हमारे पास एल्स में हमने बोला फाइल रीड सक्सेसफुल, यानी कि रिमोट से फाइल एक्सेस हो जाएगी। लेकिन हमारे पास हमें करना क्या पड़ेगा, हम डायरेक्ट हडूप पे रखते हुए, एक्सेस करते हुए हम पाई स्पार्क को, प्री प्रोसेसिंग को नहीं चला सकते। वही मसला है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। तो हमें लोकली उसको लेकर आना है, यानी कि उनको दिखाने के लिए हमें लोकली गेट करवाना है। और लोकली हम फाइल पाथ क्या बना रहे हैं कि भाई ये हमारी फाइल है और ओपन होनी चाहिए, लोकल फाइल पाथ ओपन करने का पैटर्न है, और फाइल डेटा उसमें राइट हो। और देन हम प्रिंट कर देंगे भाई लोकल फाइल पाथ आ गई, यानी कि लोकली उठा के कहाँ लेकर आएगा, डाउनलोड्स में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी डायरेक्ट, जो तुम्हारे पास यहाँ होता है उठा के यहाँ पर ला के रख देगा। क्योंकि हम उसमें अगर करते रहे कोशिश तो हमारे पास एरर ही आता रहेगा, क्योंकि वो रिमोटली हमारे पास डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता। एनाकोंडा जो है वो लिनक्स पे ही रीड कर सकता है, तो वो लिनक्स बेस्ड ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ लोकली गेट करने के बाद हमारा देन जो ये सब एरर्स हैं, कनेक्ट नहीं हुआ टू द वर्चुअल मशीन, फेल्ड हो गया, और लास्ट में एक्सेप्शन एरर्स है, फाइनली SSH क्लोज। यानी कि जब तुमने लोकली गेट कर लिया, लोकल डाल दिया है उठा के, तो ये तुम्हारा फाइनली होगा कि भाई कनेक्शन क्लोज हो गया रिमोट से। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा जो है वो मैसेज, यानी कि पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा सक्सेसफुली रीड हुआ, ये हडूप से रीड हुआ है। और सेव्ड कहाँ हो गया है, सेव्ड हो गया है इस फाइल, ये फाइल जो है तुम्हारी वहीं सेव्ड हो गई है। तो ये हमें पूरा हडूप में पैटर्न शो करना होगा कि भाई हमने ऐसे प्री प्रोसेसिंग करते वक्त हमने हडूप से ली है, बिग डेटा कंसिडर किया है, ये हमारा डेटा है और हडूप से आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेडली, और इस तरीके से हमारे पास ये गेट हो रहा है। क्लियर? तो इसको पहले करके देखो रन के, तुम्हारे पास एक कनेक्टेड रीड हो रही है फाइल। फिर देन आगे जो हमारे पास होगा काम उसको हम देखेंगे।